नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको ऐसी कमोडिटी के बारे में बताएंगे जहां पे आप मुनाफे कमा सकते हो। आज सबसे पहले बात होगी गेहूं एक्सपोर्ट को लेकर। जिस तरह से वीकेंड पे फैसला आया, गेहूं एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। पिछले कई हफ्ते से हम देख रहे हैं कि लगातार गेहूं का मार्केट काफ़ी एक्टिव है और गेहूं को लेकर लगातार नई खबरें आ रही, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर रूस से एक्सपोर्ट करीब करीब बंद है। पांचवा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यूक्रेन, वहां एक्सपोर्ट बंद है। जब भाव इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने शुरू हुए तो इंडिया के पास एक मौका था, जो पिछले कई सालों से उस तरह के मौके नहीं मिल रहे थे, क्योंकि भाव एमएसपी से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं थे। लेकिन इस बार वो मौका मिला और इसका फ़ायदा उठाया और एमएसपी पे बेचने की बजाय फार्मर्स ने ट्रेडर्स को बेचना ज़्यादा फायदेमंद समझा और वो बिकवाली शुरू हुई और धीरे धीरे एक्सपोर्ट यहाँ से बढ़ने शुरू हो गए। लेकिन बात जब आई फूड सिक्योरिटी की, देश की, तो एक्सपोर्ट बैन का फैसला अचानक से ले लिया गया। और अब लेकिन इस बैन से क्या असर हुआ है ये आपको हम बता देते हैं कि कई सारे कारोबारी ऐसे हैं, छोटे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक्सपोर्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था माल बेचने के लिए, माल बाहर भेजने के लिए। लेकिन जब एक्सपोर्ट बैन हो गया है, इसके बाद उनके ट्रक्स कई बड़े पोर्ट पे, कांडला मुंद्रा पोर्ट पर, बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर पर फंस गए हैं। इसका क्या असर हो रहा है और कारोबारी कितने परेशान हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अजय जैन साहब हैं। एग्री ट्रेडर और एक्सपोर्टर है और डायरेक्टर है व्यापारी एसोसिएशन धार के। सर, स्वागत है सबसे पहले आपको आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, कितनी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि आप भी एक एक्सपोर्टर भी है, ट्रेडर भी है, छोटे ट्रेडर्स को कितनी दिक्कतें हो रही हैं? क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि करीब करीब 5,000 ट्रकें कांडला और मुंद्रा पोर्ट पर गेहूं की फंसी हुई है, क्योंकि सरकार के फैसले के बाद अब ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे ही एक्सपोर्ट जिनका पहले से एलसी जारी हो चुका है, यानी बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट अगर जारी हो चुका है तभी वो कर पाएंगे। लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कई सारे ऐसे दस्तावेज होते हैं जिसके जरिए भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है। तो कितनी दिक्कतें आ रही है सर, कारोबारियों का रिएक्शन क्या है? अजय जैन साहब जी नमस्कार विष्णुमोहन जी। सरकार ने ये जो फैसला लिया है एक्सपोर्ट बैन का, इस फैसले का बहुत स्वागत है, परंतु इसको लागू और क्रियान्वित करने का जो तरीका एग्रेसिव गवर्नमेंट ने अपनाया है, उसको सभी पक्षों को ध्यान में रखकर लिया जाना था, सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए था। कुछ दिनों पहले तक जो सरकार एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सभी से सहयोग की अपेक्षा कर रही थी, सभी उसके लिए प्रयासरत भी थे। मध्य प्रदेश सरकार ने तो अपना एक विशेष अभियान भी चला रखा था, सभी को आह्वान भी किया था, मंडी टैक्स की छूट भी दी हुई थी। आज वो सभी व्यापारी और ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स परेशान हो रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि सरकार ने जो समय सीमा इसके लिए दी है, जो डेडलाइन 13 जून का सरकार ने इसके लिए रखा है, वो बहुत ही इनसफिशिएंट है, क्योंकि काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रेड्स बीच में या ट्रांजिट में है। तो उन सबको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट से हमारी ये मांग है कि थोड़ा सा इस डेडलाइन को बढ़ाया जाए, कम से कम 15 दिन, ताकि उन सभी सौदों का निपटान हो सके। इंटरनेशनल और लोकल सभी कॉन्ट्रैक्ट्स जो अधूरे हैं उनका निपटान हो सके। जी विष्णुमोहन जी। इसके अलावा और ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि सरकार ने नोटिफिकेशन में साफ कर दिया है जिनके लिए एलसी जारी हो चुके हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, जो बैंक पेमेंट की गारंटी देते हैं। अगर कोई भी इंपोर्टर अगर कोई माल खरीदना चाह रहे हैं यहाँ से, तो बैंक के जरिए वो लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किए जाते हैं, ताकि बैंक गारंटी देता है अगर इन केस अगर इंपोर्टर पेमेंट करने में कोई डिफॉल्ट करते हैं तो वो बैंक उसकी गारंटी लेता है। इसके अलावा और ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है अजय जैन साहब जिसके जरिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और वो अगर वैसे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं तो उनको भी इससे छूट मिलनी चाहिए? बिल्कुल एग्जैक्टली। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत सारे ऐसे पेमेंट टर्म्स कंडीशन होती है। एडवांस रिसिप्ट पे भी एक्सपोर्ट किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट में भी, टीटी पेमेंट से भी एक्सपोर्ट किया जाता है, बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट भेज के भी एक्सपोर्ट किया जाता है, और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जिनके थ्रू एक एक्सपोर्टर अपना ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड में करता है। तो सरकार को जो अपने नोटिफिकेशन में सरकार ने सिर्फ एलसी को इंक्लूड किया है, उसमें हमारी ये सरकार से दरखास्त है और निवेदन है कि उसमें वो पीओ डेट या सेल्स कॉन्ट्रैक्ट जो भी उस तारीख के पहले हुए हैं, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं या जो पीओ इशू हुए हैं, उन सबको भी उस नोटिफिकेशन में इंक्लूड करे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भारतीय एक्सपोर्टरों की साख खराब न हो
जो उन्होंने अपने सौदे किए हुए हैं वो उनको संपूर्ण कर सके। जी। अब जितनी गाड़ियां जो पोर्ट पे फंसी हुई है या कई सारे ऐसे बॉर्डर पे नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे फंसी हुई है, इनको एकोमोडेट करने के लिए क्या तैयारी चल रही है पोर्ट की तरफ से या एक्सपोर्टर की तरफ से या सरकार की तरफ से? विश्वमोहन जी, पोर्ट्स के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। सभी पोर्ट्स पे हजारों गाड़ियां, हजारों क्विंटल माल फंस गया है पूरी तरह से। एक्सपोर्टर्स वहां पे अनलोड करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उनके पास उसके सारे आरसी अभी अवेलेबल नहीं है। हालांकि आज से आरसी की एप्लीकेशन का काम चालू हो रहा है, सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं, और जिनका एलसी के अगेंस्ट में एक्सपोर्ट है वो लोग कल से, हो सकता है कि उनको आरसी कल तक मिल भी जाए। लेकिन जिन लोगों के सौदे एडवांस के अगेंस्ट में है या डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट में जिन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, उन लोगों के लिए खासी, उन एक्सपोर्टर्स के लिए काफी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है कि वो उस माल को कैसे निपटान करेंगे। जी विश्वमोहन जी। सर, लेकिन इन जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनके नुकसान की भरपाई के लिए क्या तैयारी हो रही है? क्या कोई आप लोगों के लिए आवाज उठा रहा है कि कैसे नुकसान की भरपाई? क्योंकि आप लोगों ने तो माल भेज दिया, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा, और आपने उस उम्मीद में वो भाव मिलेगा जो इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है, जिसके लिए पोर्ट पर बोली लगाई जा रही थी, उस उम्मीद में आपने वहां माल भेजा था। अब वापस लौटना पड़ेगा और पुराने भाव पर। इस सब के नुकसान, क्योंकि आपने ऊपर के भाव भी दिए होंगे किसानों को, अब आपको नीचे के भाव पर बेचना पड़ेगा। तो इस बीच के जो नुकसान इतने सारे जो होंगे उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या कोई किसी तरह के जवाब आप लोगों को मिले हैं या आपने सरकार से ये दरख्वास्त की है इसके लिए? सभी एसोसिएशनों ने इसलिए अपने अपने स्तर पर प्रयास चालू किए हैं। सरकार से भी अपने स्तर पर प्रयास सभी एसोसिएशन कर रहे हैं कि ये जो डेडलाइन है इसको कम से कम 15 दिन बढ़ाया जाए, ताकि पुराने सभी कॉन्ट्रैक्ट निपट सके और जो माल वहां पे स्टक हो गया है वो अनलोड होकर एक्सपोर्ट किया जा सके। सरकार को इसमें थोड़ा सा अपने नोटिफिकेशन में या अपने उसमें सुधार करना पड़ेगा कि जो ट्रेड बीच में है, ट्रांजिट में जो ट्रेड है, वो ट्रेड सारे पूरे हो सके। इतना सहयोग सरकार को सभी छोटे व्यापारियों के हित में, ट्रांसपोर्टर्स के हित में, किसानों के हित में ये निर्णय लेना अति आवश्यक हो गया है। विश्वमोहन जी। जैन साहब, आपने वक्त निकाला, आगे भी आपसे बात होगी। क्या अपडेट मिल रहा है? क्या आप लोगों को, कारोबारियों को राहत मिल नहीं रही है? क्या कब तक राहत मिल रही है? क्या आगे अपडेट आते हैं आपसे आगे भी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बीआर सिंह जी भी हैं, जो ओरिगो ई मंडी के सीईओ है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन का फैसला सरकार ने ले लिया है। सबसे पहले आप लोगों ने इस सरकार को ये आगाह भी किया था कि उत्पादन इस बार गर्मियों की वजह से, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से उत्पादन यील्ड कम रह सकते हैं। उसके बाद सरकार ने भी डाउनवर्ड इसको रिवाइज किया था, उनको भी लगा था कि उत्पादन इस साल कम रहेंगे। और अब फूड सिक्योरिटी के मद्देनजर अब सरकार ने एक्सपोर्ट बैन का भी फैसला लिया है। इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि अभी कई सारे छोटे ट्रेडर से बात हो रही थी, अचानक लिए गए फैसले से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। आपका टेक क्या है सर? धन्यवाद विश्वमोहन जी। ये जो फैसला सरकार ने लिया है थोड़ा लेट जरूर है, बट ये वेलकम स्टेप है। इसको लिया इन्होंने, और जैसा हमने पहले भी, जब 21 अप्रैल को आपके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था, उस समय भी हमने बताया था कि हमारा प्रोडक्शन 10 से 15% कम है। जो सरकार ने डाउनवर्ड रिवीजन किया है वो तो 105-106 मिलियन टन की बात कर रहे हैं, बट हम अभी भी, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं 95 to 100 मिलियन टन के बीच में प्रोडक्शन रहेगा, और मंडियों में जिस तरह का अराइवल्स है उस तरह को वो सपोर्ट भी करता है। एक्सपोर्ट बैन का फैसला, जैसा जैन साहब ने भी बताया, लिया है, तो वो बहुत वेलकम स्टेप है। वो बहुत थोड़ा पहले लेना चाहिए था, लेकिन अभी जब लिया है तो जो जिन लोगों ने कमिटमेंट किए हुए हैं, चाहे एलसी के फॉर्म में या किसी भी दूसरे फॉर्म में, इंटरनेशनल ट्रेड में हमारी क्रेडिबिलिटी खराब नहीं हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार को प्रॉपरली करना चाहिए। उसको थोड़ा रिव्यू करके ठीक से कराना चाहिए। लेकिन इस बैकग्राउंड में हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि हमारा जो बीट का लास्ट ईयर का अगर स्टॉक पोजीशन देखें तो हमारी खरीदारी सरकार की 43 मिलियन टन थी, और स्टॉक 27 मिलियन टन पुराना कैरी ओवर था, तो टोटल 71 मिलियन टन का स्टॉक हमारे पास था। और ईयर एंड पे पूरे साल में जो कंज्यूम हुआ उसमें से करीब 50 मिलियन टन कंज्यूम होने के बाद हमारे पास करीब 19 मिलियन टन वापस बचा था। 52 मिलियन टन कंज्यूम हुआ था लास्ट ईयर सारी स्कीम्स में।
अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इस साल की पोजीशन अगर हम देखें तो हमारे पास 19 मिलियन टन का पुराना स्टॉक बचा है और 18 मिलियन टन नया खरीदा गया है, विच मीन्स 37 मिलियन टन। मतलब लास्ट ईयर का जो कंजम्पशन था 52 मिलियन टन के अगेंस्ट में, इस बार आपका पूरा स्टॉक ही आपके पास 37 मिलियन टन है, जो करीब करीब 15 मिलियन टन कम है। आप सोचें कि अगर पिछली बार की तरह का कंजम्पशन का ट्रेंड रहा तो हमारे पास अभी भी 10 से 15 मिलियन टन वीट की कमी है। और इसमें दूसरी चीज इससे लिंक्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीट का गवर्नमेंट जो भी प्रोक्योरमेंट करती है वो दो पर्पज से करती है। एक तो ठीक है, बफर स्टॉक, वेलफेयर स्कीम्स, प्रधानमंत्री ग्रामीण गरीब कल्याण योजना, इनमें तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर आपके पास बफर स्टॉक नहीं है तो मार्केट में वीट के रेट सूट हो सकते हैं। लास्ट ईयर गवर्नमेंट के पास काफी वीट था, इन्होंने जब कभी भी वीट के रेट ऊपर जाने की कोशिश हुई कंज्यूमर के रेट महंगाई को रोकने के लिए, अपने स्टॉक से ओएमएसएस के थ्रू उसको रिलीज करते गए कोटे से। और वीट के रेट आप देखोगे पूरे साल पिछले वर्ष 2100-2200 की रेंज में चलते रहे, नहीं बढ़ने दिए। इस बार अगर आपके पास ऑलरेडी वेलफेयर स्कीम्स को ही फीड करने के लिए पूरा स्टॉक नहीं है तो वीट के रेट आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसको भी कंट्रोल करने की हमें जरूरत है। और उसके लिए मुझे लगता है सरकार ने अभी सोचा नहीं है। जैसा हमने पहले आगाह किया था कि सरकार को एक्सपोर्ट बैन करना चाहिए, अभी हमारी ऐसी राय है कि सरकार को अभी भी जो मार्केट में रेट चल रहे हैं, इनकी जो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, वो कई एजेंसी ऐसी हैं जो कमर्शियल परचेज करती हैं, मार्केट रेट पे गेहूं को खरीद के अपने सरकार के पास रखना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई वीट के रेट बहुत ज्यादा बढ़े, इन्फ्लेशन हो, तो हम उन रेट को कंट्रोल करने के लिए सरकारी एजेंसियों को अलाउ करें कि वो जो माल खरीदा हुआ है वो बेच दें इसमें। अदरवाइज तो ग्लोबल सप्लाई चेन आप देख रहे हैं, यूरोप ले लो, यूएस ले लो, 15%, 10 से 15% का क्रॉप साइज हर जगह कम है ड्यू टू हीट, समर हीट्स, और इंडिया में भी उतना कम है। तो चांसेज हैं कि ओवरऑल वीट के रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। इंडिया के कंज्यूमर को, जैसे हमने कहा था पहले, 1.5 गुना 2 गुना तक रेट नहीं ऐसे देने पड़ जाएं। आटे के रेट आप देख रहे हैं 35 से 40% ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो कंज्यूमर साइड में अगर प्राइस को कंट्रोल करना है तो सरकार को इमीडिएटली कम से कम जो सरकारी एजेंसीज हैं प्राइवेट मार्केट के रेट पर, ताकि किसान को भी नुकसान नहीं हो, लेकिन जो मार्केट चल रहा है और एक्सपोर्ट बैंक का जो इंपैक्ट आएगा कि एकदम से मार्केट नहीं टूटे, उस सबको देखते हुए सरकार को खुद खरीदारी करनी चाहिए, मार्केट रेट पे खरीदारी करनी चाहिए और उसको स्टॉक करके रखना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसी घटना हो जाए या कोविड की कोई 4th वेव या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, उस सिचुएशन में हम अपनी पब्लिक को ये फीड कर सकें और रेट भी कंट्रोल कर सकें। हाँ जी, महंगाई की बात की। महंगाई अगर देखें तो गेहूं का जो होलसेल महंगाई रेट है वो करीब करीब 5 साल में सबसे ज़्यादा है। और लेकिन भारत सरकार के इस फैसले के बाद से डोमेस्टिक मार्केट में तो उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी तेज़ी से भाव नीचे आएंगे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो यहाँ आज 5% से ज़्यादा की तेज़ी है। तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में भाव अब कम होंगे यहाँ से? डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैन जो किया है सबको पता है। सरकार ने पहले कहा था 10 से 12 मिलियन टन हम एक्सपोर्ट करेंगे, लास्ट ईयर 7 मिलियन टन का एक्सपोर्ट किया था, तो इसलिए उसको देखते हुए थोड़े जो बढ़ रहे थे भाव वो रुक जाएंगे। लेकिन ट्रेड में सबको पता है कि इंडिया की जो सप्लाई चेन है वहां पे ज्यादा माल अवेलेबल है नहीं, तो अगर डोमेस्टिक सप्लाई को भी पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं प्राइस ट्रेंड अपसाइड में बना रहेगा। बहुत ज्यादा डाउन थोड़े टेम्परेरी हो सकते हैं, बट अगेन ये थोड़ा हाई साइड में ही रहेंगे। और अगर जैसे ही पब्लिक में पता लगता है कि सरकार के पास स्टॉक नहीं है ओएमएसएस में देने के लिए या प्राइस कंट्रोल करने के लिए, तो प्राइसेस फ्यूचर में और ऊपर जाने की ही उम्मीद है। इसमें कम अभी टेम्परेरी तो होगा हिट, बट लॉन्ग टर्म में आई डोंट सी के बहुत ज्यादा कम होंगे। लॉन्ग टर्म में नहीं, बहुत ज़्यादा कमी की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। टेम्पररी कम होगी क्योंकि एक सेंटिमेंटल रिएक्शन भी आता है, और दूसरा जो सप्लाई बाहर जा रहे थे वो यहाँ पर रुकने की वजह से भी एक गिरावट आएगी। शुक्रिया सिंह साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए।
चलिए वापस से अब वायदा बाजार की ओर लौटते हैं और कई सारी ऐसी कमोडिटी है जिन पर भी चर्चा करना बाकी है। और शुरुआत कर लेते हैं अब सोने और चांदी के साथ। हमारे साथ 3 और मेहमान बने हुए हैं। अनुज गुप्ता है, रविंद्र राव साहब है और साथ ही हमारे साथ बिटपन मजुमदार है। सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं। 50,000 के आसपास अब गोल्ड अटक गया है। क्या रविंद्र जी लग रहा है आपको 50,000 बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल है गोल्ड का, या लग रहा है कि अभी भी वॉर प्रीमियम इसमें फंसा हुआ है, भाव यहां से भी नीचे आ सकते हैं? आपका टेक क्या होगा इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। मेरे हिसाब से 50,000 एक अच्छा लेवल है। जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ कि गोल्ड को टाइम नहीं करना चाहिए। अभी काफी करेक्ट हुआ है गोल्ड, और अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो 1800 लेवल के आसपास, $1800 के आसपास एक सपोर्ट ले रहा है प्राइजेस। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ से नीचे नहीं जा सकता है। पॉसिबिलिटी है कि 1780 1770 तक भी गोल्ड एक बार नीचे में जा सकता है। रीजन बीइंग डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो गोल्ड का जो अपसाइड मोमेंटम है उसे कैप किए हुआ है। तो मेरे हिसाब से और थोड़ा सा डाउनसाइड पॉसिबल है, लेकिन जो अनसर्टेनिटी चल रही है, जो इन्फ्लेशनरी वरीज अभी भी चल रही है, इंटरेस्ट रेट हाइक एक कंसर्न है, लेकिन इंटरेस्ट रेट हाइक में भी फेड ने ये क्लियरली इंडिकेट किया है कि दे विल नॉट गो बियॉन्ड 50 बेसिस पॉइंट हाइक वन टाइम में। तो वो भी एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक रिलीफ है मार्केट के लिए। तो मेरे हिसाब से जो कंसर्न्स है वो अभी भी इंटैक्ट है। ये सिर्फ फेड के जो टाइटनिंग मेजर्स है उसके वजह से गोल्ड में हम एक थोड़ा बहुत डाउनसाइड देख रहे हैं। दैट अगेन इज बिकॉज ऑफ द डॉलर स्ट्रेंथ। और डॉलर में जब तक कि अभी 103.80 104 होल्ड है, तब तक गोल्ड थोड़ा सा एक प्रेशर में रहेगा। हालांकि एक बाउंस बैक जरूर आ सकता है इसमें। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक 49,850 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रीच कर जाता है तो फिर थोड़ा सा डाउनसाइड और पॉसिबल है। अदरवाइज हमें लगता है कि एक बार 50,200 50,250 तक प्राइस आ सकते हैं। बट वो भी एक टेम्पररी बाउंस बैक होगा। ऊपर से फिर से हम एक बार इसमें सेलिंग देख सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि यहाँ से अगर 100-150 पॉइंट का अगर एक करेक्टिव मूव आता है तो बाय करके चल सकते हैं फॉर अ बाउंस बैक प्ले 50,200 50,250 के टारगेट की। तो ये व्यू है। 49,850 एक इमीडिएट सपोर्ट है, उस सपोर्ट के आसपास ही अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। चलिए अनुज जी आप बताइए, गोल्ड या सिल्वर आज क्या खरीदें? विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए लास्ट वीक दोनों ही सेगमेंट में गिरावट देखने को मिली थी, और आज भी देखें तो मार्केट अब एक लो लेवल की तरफ आता हुआ दिख रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $1805 तक के लेवल गोल्ड में दिखाई दे रहे हैं, और अगर सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर करीबन $21 के नीचे अब मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि जो सेंटिमेंटल है वो थोड़ा सा अभी डाउन ही है, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स 105 के नियर अबाउट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर करीबन 50,000 के आसपास तक अगर भाव मिलते हैं तो बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 50,450 का रहेगा। टारगेट करीबन 49,500 49,300 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में $1,780 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर के अंदर एक्सपेक्टेड है कि ऊपर अगर भाव एक बार बाउंस लेते हैं करीबन 60,000 के आसपास तक, तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 60,850 का रहेगा। टारगेट 59,000 से लेकर 58,500 तक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर में जो ट्रेंड हम एक पॉजिटिव आते हुए देख रहे थे, पिछले हफ्ते से कन्वर्ट हुआ है नेगेटिव ट्रेंड में, और हमें लगता है कि अभी ये जो बिकवाली है ये भी और कुछ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और जल्दी ही हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि $1,780 गोल्ड में और $20.50 जो है वो सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, हालांकि इंट्राडे के लिए दोनों ही बिकवाली की सलाह है। बिटपन आप क्या सहमत हैं अनुज जी से? आपको भी लग रहा है कि बेच कर ही जाना चाहिए ऊपर पे? नहीं, मुझे लग रहा है फिलहाल का जो सेंटीमेंट है डाउन साइड का ही है, और सिल्वर एंड गोल्ड दोनों का। तो सेल ऑन राइज एक्चुअली बेस्ट स्ट्रेटजी बन रहा है। मुझे भी लग रहा है कि सिल्वर थोड़ा सा पुल बैक में बेचना है, और सिल्वर में जिस तरह से 60,000 का लेवल तोड़ा है तो मेरे हिसाब से डाउन साइड रहना चाहिए अभी शायद। प्लस खाली एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ रहा है, तो 60,000 के आसपास 59,900 के आसपास अगर सिल्वर में पुल बैक आता है तो वहाँ पे सेल बनता है। 60,400 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, और 58,500 का अपना टारगेट रहेगा। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। हालांकि एक ब्रॉडर रेंज में क्रूड भी फंसा हुआ है। अब 110 112 के आसपास से बिकवाली आती है, फिर 100 के आसपास ब्रेंट में वापस से खरीदारी आती है। अब इस ब्रॉडर रेंज से आपको बाहर निकलता हुआ क्रूड दिख रहा है क्या रविंद्र जी? और अगर इस रेंज का ही फायदा उठाना है तो कैसे ट्रेड की सलाह दे रहे हैं आज?
जी, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द ये रेंज से बाहर निकलेगा, क्योंकि अपसाइड जो है वो नाइमेक्स क्रूड में अराउंड 111 112 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, और डाउनसाइड में 105 104 डॉलर का सपोर्ट है। और अगर ओवरऑल फंडामेंटल्स देखें तो वो भी आई वुड से इट इज मिक्स्ड। प्रोडक्ट इन्वेंटरी थोड़े से टाइट हो रहे हैं और उस वजह से क्रूड को एक सपोर्ट मिल रहा है। प्लस रशिया यूक्रेन का जो सिचुएशन है वो अभी भी इंटैक्ट है, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सप्लाई सिचुएशन की वजह से क्रूड में एक सपोर्ट बना रहेगा। अगर ये रेंज प्ले करना है तो मेरे हिसाब से 8,220 180 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक कि वो होल्ड है तब तक एक बार पॉसिबिलिटी है कि 8,550 से लेकर 8,600 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप आता है इसमें टुवर्ड्स 8,350 8,340 बाइंग अपॉर्चुनिटी है 8,630 के टारगेट के लिए। और अगर डाउनसाइड देखें तो 8,220 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है, क्योंकि उसके नीचे अगर निकल जाता है तो फिर से 8,100 8,060 का लेवल दिखने लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से जब तक कि वो होल्ड है तब तक बाइंग में रहिए 8,500 उसके बाद 8,600 के टारगेट के लिए। ओके बीटूपन, मेटल में आप आज के लिए कोई टॉपिक है क्या आपकी तरफ से? मेटल में मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में थोड़ा सा पुल बैक है। अभी पुल बैक में मेरे हिसाब से कॉपर को बेचना है। कॉपर अभी 754 के आसपास है, तो यहाँ से 4-5 रुपए का पुल बैक मोमेंटम मुझे लग रहा है कि वो आ सकता है। तो कोई भी पुल बैक आता है तो मेरे हिसाब से जिस तरह से सेंटीमेंट है बेस मेटल का डाउन ही रह रहा है अभी कॉपर का भी, तो 759 760 के आसपास मेरे हिसाब से कॉपर बेचना है। 766 के ऊपर स्टॉप लॉस और नीचे 747 का टारगेट रहेगा। रविंद्र जी, आपकी तरफ से टॉप ट्रेड आज मेटल में? मुझे लगता है कि कॉपर थोड़ा सा एक अच्छा खासा सपोर्ट लेकर थोड़ा अपसाइड लग रहा है। मेरे हिसाब से 758 768 तक के लेवल्स पॉसिबल है। ऊपर से जरूर इसमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आ सकता है, बट एज ऑफ नाउ ये सपोर्ट के करीब है, तो आई वुड गो विद द बाय। 750 751 के आसपास एक बार बाइंग कर सकते हैं। 745 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और मेरे हिसाब से अपसाइड 758 760 के आसपास होगा, और इसमें जो अपसाइड कैप है वो अराउंड 764 का है। वहां से हो सकता है कि इसमें फिर से एक बार सेलिंग आए। अनुज जी, अब एग्री मार्केट की बात करें तो कॉटन की जबरदस्त रैली दिख रही है। कल एक बैठक भी होने वाली है, सोर्सेस बता रहे हैं कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की। क्या लग रहा है कॉटन में और कितनी तेजी बाकी है, और कोई और पिक है एग्री मार्केट में आज? देखिए, जैसे कि हम लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि 50,000 तक के लेवल आपको कॉटन में देखने को मिल सकते हैं, तो उसी डायरेक्शन में भाव चल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हीट वेव्स हैं तो कहीं ना कहीं ड्रॉट सिचुएशन भी यहाँ पर आती हुई दिख रही है, और इस बार जो स्विंग एक्टिविटी है वो भी अभी टाइम से डिले चल रही है। तो मुझे लगता है कि उसका इंपैक्ट कॉटन के प्राइसेस से पड़ता हुआ दिख रहा है, और जल्दी ही यहाँ पर हम 50,000 के लेवल ब्रेक करते हुए दिखाई देंगे। तो हमें लगता है कि कॉटन के प्राइसेस में कंटिन्यूस तेजी का ट्रेंड आगे हो सकता है। साथ में अगर हम एग्रीकल्चर कमोडिटी की बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है ग्वार में लास्ट वीक एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला था, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बाउंस बैक आ सकता है जून कॉन्ट्रैक्ट में। तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं करीबन 6,050 में। स्टॉप लॉस 5,900 का रहेगा, टारगेट 6,350 का रहेगा। दूसरी टॉपिक में जीरा रहेगा। जीरा में हमने लास्ट वीक काफी अच्छी रिकवरी आते हुए देखी थी, तो इस हफ्ते भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। डिमांड कंसर्न अच्छा है। जो हीट वेव चल रही है उसकी वजह से जो हम देख रहे हैं सप्लाई साइड थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी है, उससे भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। जीरा में खरीदारी करें 22,100 में। स्टॉप लॉस रहेगा 21,650 का, टारगेट 22,800 का रहेगा। तीसरी कमोडिटी मेंथा ऑयल रहेगी। गर्मी की वजह से मेंथा की जो प्रोडक्शन है वो हट होती हुई दिखाई दी है, पैदावार कम होती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि उसकी वजह से मेंथा में अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है, सप्लाई कम हो सकती है। तो मेंथा में खरीदारी कर सकते हैं 1,090 में। स्टॉप लॉस 1,000